अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। किसे कहते हैं विधायिका? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सीएमआर क्लासेस पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक, जिसका नाम है न्यायपालिका। इससे पहले मैं आप लोगों को विधायिका और कार्यपालिका पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। आज इस वीडियो में बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। क्या होती है न्यायपालिका, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता चुका हूं हर वीडियो में, कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका। किसे कहते हैं विधायिका? तो विधायिका सरकार का वह अंग होता है जो विधियों का निर्माण करता है। विधायिका जिन विधियों को बनाती है उसे कार्यपालिका क्या करती है? क्रियान्वित करती है, उसे लागू करती है। और कार्यपालिका द्वारा जिन विधियों को लागू कर दिया जाता है तो उसके संरक्षण की जिम्मेवारी किसकी होती है? वो होती है न्यायपालिका के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो न्यायपालिका रहेगा। शुरू करूं फिर टॉपिक को, कि भारत के जो एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपके उच्च न्यायालय, फिर आपका जिला न्यायालय और नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। पूरी न्यायिक प्रक्रिया को समझेंगे। यहां से एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखेंगे। साथ साथ हम जितने भी नोट्स आप लोगों के होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी इसी चैनल पे होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ रेगुलर वे में। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि न्यायपालिका क्या होती है। तो पहली चीज याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखेंगे आप लोग कि सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। क्लियरिटी? इसके बाद कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भैया? तो सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर हल करने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए। सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो, किसकी देखरेख में होगा? ये स्वतंत्र न्यायपालिका की देखरेख में होगा। साथ साथ लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही देश में ना आए, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा? तो हमारी न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। ओके, अब बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो टॉपिक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी टॉपिक, इसको कैसे समझें सरल भाषा में, आसान शब्दों में। तो क्या होती है स्वतंत्र न्यायपालिका? कि सरकार के अन्य 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से क्या कर सके? अपने कार्य को कर सके। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। सरकार के अन्य अंग जैसे न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न कर पाए, न्यायाधीश बिना किसी भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें, इसके लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता ही आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ये देखिए, पहली चीज क्या याद रखेंगे आप लोग कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। बिल्कुल, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, और कॉलेजियम जिस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति को सजेस्ट करता है उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए, जो उसके विशेष अधिकार है कि उसे किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 10 साल तक उसने वकालत की हो, या 5 साल तक वो किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो वहां पर। ठीक, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है और वे सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसे भी महाभियोगी द्वारा हटाया जा सकता है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हमने महाभियोग द्वारा नहीं हटाया है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। ठीक, न्यायपालिका क्या है? एक स्वतंत्र बॉडी है। ये कार्यपालिका या विधायिका के ऊपर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, यानी कि जो इन लोगों का वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से आता है। फिक्स पैसा, देश कितनी भी अकाल में जाए, कुछ भी हो, देश में महंगाई बढ़े, कोई महामारी आ जाए, पर इन लोगों की सैलरीज नहीं रुकती, कभी इनके वेतन नहीं काटे जाते। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत रूप से आलोचना आप नहीं कर सकते, उनको क्रिटिक नहीं किया जा सकता।
साथ साथ संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब उनको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया करने वाले हो, या ऐसा कोई विचार में प्रस्ताव में ला रही है, तभी आप या संसद किसी न्यायाधीश के चरित्र पर प्रश्न कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिस व्यवस्था को अपनाया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से एक परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जजेस हैं, 34 जजेस, 33 + 1 33 सामान्य जज होते हैं और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनमें जो सबसे वरिष्ठ होगा 33 में, उन्हें क्या बनाया जाएगा? उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं, उनके सजेशन पर करते हैं। 1973 में 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। जो फैक्ट है, आप लोग 12th क्लास में जब आएंगे तो वहां पढ़ेंगे किस तरीके से इंदिरा गांधी ने, जब विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक द्वंद्व चल रहा था 1970 के दशक में, वहां 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए A.N. रे को, जस्टिस A.N. रे को क्या बना दिया गया? सर्वोच्च न्यायाधीश बना दिया गया। 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. वेग को क्या बना दिया गया? इनकी भी नियुक्ति कर दी गई एज ए CJI, एक जज के रूप में न्यायाधीश बनाया गया इनको। तो कई बार ऐसा हुआ है कि क्या होता है, जो वरिष्ठता का जो पैमाना है उसकी भी अनदेखी की जाती है। ओके, अब बात करें कि न्यायाधीशों को उनकी पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। न्यायाधीशों को उनके पद से कब हटा सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है, बहुत टफ है। कैसे? तो उनको जब कोई कदाचार साबित होने पर अपना अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की क्या चाहिए? स्वीकृति होती है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, याद रखिएगा। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो, तब तक किसी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, वहीं उन्हें हटाने के लिए किसको महत्वपूर्ण बनाया गया है? तो विधायिका को महत्वपूर्ण बनाया गया है। क्लियरिटी? चलो आगे समझते हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सारे आपको कवर रहे। अब अगला टॉपिक है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने? 34 जज होते हैं। जो 34 जज होते हैं इन्हें 33 + 1, जो 33 हैं वो न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होते हैं, और जो ये एक व्यक्ति है इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI या भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। साथ साथ याद रखेंगे आप लोग कि यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? भिजवा भी सकता है। ये कुछ विशेष शक्तियां हैं किसकी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। इसके बाद बात करें उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट। तो भारत में वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसकी जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों पर क्या कर सकती है? की गई अपीलों की सुनवाई करती है। आप सबसे पहले किसी अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय की प्रक्रिया है वो इस तरीके की होती है। सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आपका होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय का फैसले को आप उच्च न्यायालय, जो जिला न्यायालय वहां जा सकते हैं, और जिला न्यायालय के बाद आप जा सकते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। तो उच्च न्यायालय क्या करता है, तो उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों पर क्या करता है, सुनवाई करता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 226 के तहत। इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आई चीजें। अनुच्छेद 226 के तहत आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 226 हाई कोर्ट हैज अ राइट टू इशू रिट्स। अनुच्छेद 226 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो अनुच्छेद 32 में करता है, और जो उच्च न्यायालय है वो 226 में के तहत ये करता है। ओके, हाई कोर्ट राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ अदालतों का परीक्षण और उन पर नियंत्रण भी करता है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं जिला अदालत की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, फिर बात करेंगे हम लोग अधीनस्थ अदालत की। पहले समझते हैं जिला अदालत को, कि जिला अदालत जिले में मुकदमे की सुनवाई करता है। जिला अदालत निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। निचली अदालत कौन सा, तो अधीनस्थ अदालत। ओके, जिला अदालत गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर क्या करता है, फैसला देता है। वही बात करें अधीनस्थ न्यायालय की, तो फौजदारी और दीवानी किस्म के जो मुकदमों पर क्या करता है, विचार करती है कौन, हमारी अधीनस्थ न्यायालय। जब हम सबसे पहले किसी भी न्यायालय में जाते हैं तो कहां जाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे। अगर हम उसके फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो हम उसे चैलेंज करते हैं जिला न्यायालय में। अगर जिला न्यायालय के फैसले से भी हम संतुष्ट नहीं है तो हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और उसके बाद फिर हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ अब जो क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार क्या है, या कई बार प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार क्या है। तो पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार, कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वी हैव अ राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। हम सीधा कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, रिट इशू करता है। साथ साथ इसके कौन सा अधिकार, तो रिट संबंधी अधिकार जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। साथ मौलिक जो मूल क्षेत्राधिकार है कि जो निचली अदालत के फैसलों को ऊपर अदालत में सुनना, राइट। क्या है मूल क्षेत्राधिकार, चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, कि मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मुकदमों के सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं। ऐसे मुकदमे निचली अदालतों में सुनवाई के लिए जरूरी नहीं होते। मेनली प्रोसीजर क्या है कि आप सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय जाएंगे, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय। पर जब बात मौलिक अधिकारों की आती है तो आप कहां जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद रिट संबंधी अधिकार मैंने आप लोगों को बता दिया, अनुच्छेद 32 में कुल 5 प्रकार के रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा ऐसे रिट जारी किए जाते हैं। ओके, साथ साथ इसके कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि हम निचली अदालतों के फैसलों को जब ऊपरी अदालत में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, पर जब सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम और सर्वमान्य होता है, उसके खिलाफ हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, कि जब सरकार या संसद या विधायिका या कार्यपालिका संविधान के किसी विषय पर कोई सलाह चाहती है तो न्यायपालिका उसे सलाह देगी। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार भी इनका क्षेत्राधिकार है। अब बात करें जनहित याचिका की, PIL क्या होता है, पब्लिक लिटिगेशंस, जो आपके वो क्या होते हैं कि जनहित याचिका जनहित संबंधी होती है, यानी जनता से या जनता के हित से संबंधित होती है। पहली जनहित याचिका 1789 में दायर की गई थी। इस जनहित याचिका की हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियरिटी, भारत में पहली बार जनहित याचिका कब जारी की गई, 1979 1779 में जारी की गई। कहां पर यह केस आया, तो बिहार सरकार के खिलाफ किसने केस किया, हुसैन नारा बेगम थी जिन्होंने बिहार सरकार पर केस किया। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी माध्यम है। क्या होता है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि ऐसी चीज जब अब ये समझिए कि एक तो आप न्यायालय जा रहे हैं और दूसरा है कि न्यायालय आप तक पहुंच रहा है। तो न्यायालय का सक्रिय होना जरूरी, ये नहीं कि आप न्यायालय जाएंगे तभी जज कुछ करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई पॉल्यूशन हो रहा है या रोडों की कंडीशन सही नहीं है तो बहुत सारे जज क्या करते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं या अपने आप से एक वर्डिक्ट दे देते हैं कि सरकार से नहीं संभल रहा तो हम आए क्या। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है। ओके,
जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय के नए अधिकारों का दायरा क्या किया है, बढ़ा दिया है। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि देखी गई है जहां समाज के कुछ वर्ग के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। जन कल्याण न्यायालय ने जन सेवा से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को भी क्या किया है, इसके दायरे में लाया है। तो न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका, यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूं क्योंकि यहाँ काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके एग्जाम रिगार्डिंग। ठीक, चलो अब बात करते हैं जनहित याचिका के नकारात्मक प्रभाव क्या रहे कि जब से भारत में जनहित याचिका आई तो इससे नकारात्मक प्रभाव क्या रहा। पहला तो प्रभाव यही रहा कि इससे कोर्ट के जो कार्य हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, उन पर केसों का बोझ पड़ा। क्या क्या कार्य रहे, तो जनहित याचिका ने न्यायालयों के कामकाज का बोझ बढ़ा दिया। याद रखिएगा क्या हुआ, इससे बोझ बढ़ा है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच एक अंतर धुंधला हो गया है। एक दूसरे के मामले में ये लोग अटक जाते हैं। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। रोड बनाना, सड़क बनाना, पॉल्यूशन खत्म करना, ये सब काम किसके हैं, कार्यपालिका के हैं। कार्यपालिका इसका करेगी, पर कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका को भी इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ जाता है, तो उसके ऊपर जो काम का बोझ है वो ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, साथ इसके अब बात करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानूनी की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। कि निचली अदालतों के फैसलों को ऊपरी अदालतों में क्या करना, पुनः जांच करना ही क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, री एग्जामिन। ओके, क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन? सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, आप लोग पूरा यहां से पढ़ लेंगे सब चीजों को अच्छे से। कि न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि निचली अदालतों के फैसलों को या किसी भी फैसले के, सरकार के फैसले को क्या करना, एक बार पुनः से री एग्जामिन करना, दोबारा देखना, क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन है। ये व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली थी। सारी बातें आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ओके, अब बात करते हैं संसद और न्यायपालिका के बीच किन मुद्दों को लेकर विवाद होता है। तो पहला तो निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर चल रहा था, मौलिक अधिकार, जहां पे केशवानंद भारती केस में संसद ने, जो न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान का मूल ढांचा दिया। ठीक, संसद द्वारा जो संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं बार बार, इसके लेकर भी न्यायपालिका सक्रिय है, पूरी निगरानी रखती है कि कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ ना हो। अभी जो देश में आपका यूजीसी को लेकर जो भी चल रहा है कि कैसे सरकार एक यूजीसी लॉ पास करती है, उसको लेकर इंडिया में कुछ धड़े बट जाते हैं और वहां फिर सुप्रीम कोर्ट आता है जो उस कानून पे स्टे लगाता है, उस पर रोक लगाता है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। इससे पहले एंड करूं, आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको कार्यपालिका पढ़ा चुका हूं, वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। मैं आप लोगों को विधायिका पढ़ा चुका हूं, ये भी अवेलेबल है, ये भी देखिए। आज मैंने आपको न्यायपालिका पढ़ाया, आने वाली क्लास में मैं आपको संघवाद पढ़ाऊंगा, फिर आपको स्थानीय शासन भी बताऊंगा। तो उससे पहले कि वीडियो को एंड करें, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप लोग भी अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए सीएमआर क्लासेस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ इसके अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, चलिए, मुझे यानी चंद्र सर्कल विदा कीजिए। आप सभी को बाय बाय।